हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बिहार बोर्ड के द्वारा 2022 की इंटर परीक्षा के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए जारी किए गए मॉडल पेपर के एमसीक्यू सेक्शन के 36 से लेकर 70 क्वेश्चन तक का आंसर करने की कोशिश करेंगे। 1 से लेकर 35 तक का आंसर पहले की वीडियो में दिया जा चुका है। आपको मालूम है कि इसमें 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं, जिसमें केवल 35 का ही जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, अर्थात टोटल 50% के हिसाब से 35 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से आप आंसर देंगे, जो कि हाईली स्कोरिंग है। इसमें पूरा का पूरा नंबर उठाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 36, और गेट एक लॉजिक गेट है, जिसके अनुसार ये एनपी जंक्शन डायोड आधारित, जिसमें 2 एनपी जंक्शन डायोड होते हैं। इसका सिंबल, जिसमें 2 इनपुट ए एवं बी होते हैं तथा एक आउटपुट वाई होता है। निश्चित इनपुट कॉम्बिनेशन के बीच निश्चित लॉजिकल कॉम्बिनेशन होने की स्थिति में यह निश्चित आउटपुट देता है। इसके अनुसार अगर दोनों इनपुट अगर ऑफ हुए तो यह ऑफ वैल्यू देता है, और दोनों में से एक भी ऑन रहा और या दोनों ऑन रहे तो यहाँ पर ऑन आउटपुट मिलना है। ऑन के लिए 1 और ऑफ के लिए 0 बाइनरी सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। इसका ट्रूथ टेबल, मैथमेटिकल लॉजिकल कॉम्बिनेशन को ट्रूथ टेबल के रूप में दर्शाया जाता है, जहां पर ए इनपुट और बी इनपुट होता है और वाई होता है। इसके अनुसार दोनों इनपुट अगर ऑफ हुए तो ये ऑफ देगा। दोनों इनपुट में से एक, पहला ऑफ दूसरा ऑन रहा तो ये ऑन करेगा, पहला ऑन दूसरा ऑफ रहा तो भी ये ऑन करेगा, और जब दोनों के दोनों ऑन रहेंगे तो भी ये ऑन करेगा। अर्थात दोनों में से किसी एक के ऑन होने या दोनों ऑन होने की स्थिति में यह ऑन आउटपुट देता है, जहां पर ओ 0 ऑफ के लिए और 1 ऑन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका बुलियन लॉजिक ए प्लस बी होता है, अर्थात हमारा आंसर हो गया डी, जहां y के लिए c का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, इसलिए इसको a प्लस बी कहेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चुंबकीय आघूर्ण का विद्युत का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण एक्चुअली बार मैग्नेट से संबंधित है। हमें पता है कि किसी भी मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, साउथ एवं नॉर्थ। इनके बीच की दूरी को डायपोल लेंथ कहा जाता है। डायपोल लेंथ वेक्टर है, जो कि साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, और दोनों पोल के पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल के लिए +m और साउथ पोल के लिए -m होता है, और दोनों पोल स्ट्रेंथ में से एक पोल स्ट्रेंथ तथा दोनों के बीच की दूरी अर्थात डायपोल लेंथ गुना करने पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलता है। यह एक वेक्टर है, जिसको 12 के ऊपर में एरो देंगे तो m के ऊपर में भी एरो देंगे, और इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल की तरफ होता है। यूनिट देखा जाए तो यूनिट पोल स्ट्रेंथ के लिए एम्पियर मीटर और लेंथ के लिए मीटर होता है, अर्थात एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर कर दिया अलग। तो ये जूल पर टेस्ला कैसे होगा, जिसे जूल पर टेस्ला का किया जाए तो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, जिसे न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहा जाता है, और जूल के लिए हमें इस्तेमाल करना है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन से न्यूटन को काट दिया जाए तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर मिलता है, इसलिए एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि डायपोल मोमेंट का यूनिट है, इसको जूल पर टेस्ला लिखा जा सकता है, इसलिए आंसर हमारा ए होता है। अब आते हैं 38 पर, चुंबकशीलता। एक्चुअली यह किसी भी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय मैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटाइज होने के बाद उसके भीतर उपस्थित टोटल मैग्नेटिक फील्ड B = μ से रिलेटेड है, जहां म्यू उस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चुंबकशीलता होती है, जिसे μ = B/H लिखा जाता है, जहां पर B मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल के भीतर टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ
और H इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब ये कोई बाहरी फील्ड है बी नॉट, जिसका स्ट्रेंथ बी नॉट है, और वैक्यूम का मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट होता है, जिसे एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू से पहले हम जाने हैं 8 पॉइंट, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 हेनरी पर मीटर होती है। इसके भीतर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखने पर वो मैग्नेटाइज्ड होता है। तो इस बाहरी मैग्नेटिक फील्ड और वैक्यूम के एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और वैक्यूम के एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी के रेशियो को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H कहा जाता है, और B/H के रेशियो को ही मैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं, मींस B/H, इसलिए आंसर होगा A। अब क्वेश्चन नंबर 39, नमन कोण के लिए कौन सही है? नमन कोण पृथ्वी के चुंबकत्व अर्थ मैग्नेटाइजेशन से संबंधित है। हमें मालूम है कि पृथ्वी का ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, भौगोलिक अक्ष इसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल एक्सिस, और हमें मालूम है कि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, पोल है ये उत्तरी ध्रुव भौगोलिक ध्रुव, ये दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव है, और इसके निकट भौगोलिक उत्तर के निकट पृथ्वी के चुंबकत्व का मैग्नेटिक साउथ होता है, और भौगोलिक साउथ के निकट पृथ्वी के चुंबकत्व का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। और इसे मैग्नेटिक साउथ से लेकर मैग्नेटिक नॉर्थ तक जाने वाली लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। मैग्नेटिक एक्सिस पर जो लंब तल पार करता है मैग्नेटिक मेरिडियन, और ज्योग्राफिक एक्सिस पर जो लंब तल पास करता है परपेंडिकुलर प्लेन पास करता है उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। इन दोनों के बीच के कोण को डेक्लिनेशन कहा जाता है। इसको अगर देखा जाए तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, इनके बीच के कोण को डेक्लिनेशन कहा जाता है। मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का H कंपोनेंट क्षैतिज घटक होता है। इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के भीतर होती है, पृथ्वी के मैग्नेटिज्म का, और मैग्नेटिक मेरिडियन में क्षैतिज दिशा के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डिप कहा जाता है, और इस डायरेक्शन में पृथ्वी के मैग्नेटिज्म का वर्टिकल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos डेल्टा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट B sin डेल्टा होता है। जब B में BH से हम भाग देंगे तो B sin डेल्टा बटा B cos डेल्टा, ये tan डेल्टा आता है जहां डेल्टा डीप एंगल है, इसलिए हमारा आंसर होता है A। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल। ये अर्थ हो गया, ये इसका ज्योग्राफिक एक्सिस हो गया, ज्योग्राफिक एक्सिस, और ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। अब हम लोग यहां पर मैग्नेटिक साउथ है और यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहां पर ज्योग्राफिक नॉर्थ है और यहां पर ज्योग्राफिक साउथ है। जब हम लोग ध्रुवों के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई चुंबकीय ध्रुव की तरफ आकर्षित होती है, यहां पर इस दिशा में आकर्षित होगी, लेकिन एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ पर चुंबकीय सुई की नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होती है और मैग्नेटिक नॉर्थ पर चुंबकीय सुई की साउथ पोल अट्रैक्ट होती है। इस कारण क्षैतिज डायरेक्शन के साथ दोनों जगहों पर 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसे एंगल ऑफ डिप कहा जाता है, इसलिए आंसर होगा हमारा C। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध। एक्चुअली किसी भी मैग्नेट में उसके दोनों किनारों के बीच की लंबाई, बाहर मैग्नेट के दोनों किनारों के बीच की लंबाई को ज्योग्राफिक लेंथ अर्थात Lg कहते हैं। और हमें पता है कि पृथ्वी के बाहर मैग्नेट के मैग्नेटिज्म का दोनों पोल साउथ और नॉर्थ पोल दोनों किनारों से कुछ भीतर होता है, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक की दूरी को मैग्नेटिक लेंथ Lm कहा जाता है। इसलिए Lm बाहर मैग्नेट के केस में या यूं
शेप मैग्नेटिक केस में हमेशा ज्योमेट्रिक लेंथ से ज्यामितिक लंबाई से चुंबकीय लंबाई कम होती है और लगभग 5/6 के आसपास होती है, इसलिए आंसर होता है ए। निर्वात की चुंबकशीलता ये सभी को पता है कि 4π10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है, ये याद रखने की चीज है। हम आते हैं निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति अर्थात मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बताता है, इसका सिंबल एक्साइम होता है। इसके द्वारा पता चलता है कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर किस हद तक, किस सीमा तक चुंबकीकृत हो सकता है, मैग्नेटाइज हो सकता है, उसके मेजरमेंट को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I तथा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H का रेशियो होता है, यहाँ पर I मैग्नेटाइज सब्सटेंस में डेवलप टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटाइज सब्सटेंस के वॉल्यूम का रेशियो कहा जाए, या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तथा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो कहा जाए। हमें पता है कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस वैक्यूम में मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है, इसलिए इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 होगा, इसलिए I 0 होगा। इससे ससेप्टिबिलिटी वैक्यूम में 0/h देखा जाए तो ये 0 होनी है, इसलिए निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 होती है, इसलिए आंसर हमारा ए होगा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट और या किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग का विजिबल पार्ट है, इसका फॉर्मूला √μ×ε होता है, जहां पर म्यू को चुंबकशीलता कहते हैं और ये μ0 × μr होता है, और विद्युत परावर्तकता ε0 होता है, जहां पर μ0 निर्वात वैक्यूम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी तथा μr रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। उसी प्रकार वैक्यूम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस ε0 होता है, और मीडियम की वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी εr होता है। निर्वात के लिए वैक्यूम के लिए μr 1 होता है और εr 1 होता है, इसलिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव μ0 × ε0 लिखा जाएगा। यहां पर μ0 के लिए 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर तथा ε0 के लिए 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रखे जाने पर C की वैल्यू लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आती है। इसलिए हमारा फॉर्मूला वैक्यूम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1/√μ0 होता है, लेकिन वैक्यूम के अलावा अन्य मीडियम में 1/√μ×ε होगा, जहां पर म्यू के लिए यह फार्मूला उस मीडियम के μr गुना करेंगे μ0 में तो म्यू आएगा, और उस मीडियम के εr गुना करेंगे ε0 में तो ε आएगा। उसके मान भरे जाने पर उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकलेगा, इसलिए आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का मान, ये एक्चुअली इसका रेंज होता है 10⁻8 मीटर टू 10⁻11 मीटर। नियरेस्ट आंसर 10⁻7 है, आंसर ए होगा इसका हमारा। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड तथा उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, और दोनों एक दूसरे के सोर्स का काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा करता है, और दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से, अर्थात E क्रॉस B की दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन होता है, इसलिए आंसर होगा डी। E क्रॉस B के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
प्रोपगेट करता है। बी क्रॉस ई गलत होगा। बी क्रॉस ई अगर करते हैं तो बी क्रॉस ई उल्टी दिशा में जाता है, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के नियमों के अनुसार तो सही होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव के प्रोपगेशन के हिसाब से गलत होगा, इसलिए ई क्रॉस बी आंसर होगा। किसी को भी मालूम है क्वेश्चन नंबर 47? सभी को पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.602 10⁻⁻19 कूलम होता है। सिंगल डिजिट एक्यूरेसी तक डिसिमल के बाद इसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखा सकता है बिना नेगेटिव साइन का। 1.6 10⁻⁻19 कूलम आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्लांक नियतांक की बीमा। हमें मालूम है मैक्स प्लांक की थ्योरी के अनुसार एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज h न्यू, या h प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, तो प्लांक कांस्टेंट E बटा न्यू होगा। हमें मालूम है कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL²T⁻⁻2 होता है और न्यू का T⁻⁻1 होता है, इसलिए h का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे E बटा न्यू। तो यहां पर E के लिए mL²T⁻⁻2 तथा फ्रीक्वेंसी के लिए T⁻⁻1 दिया जाएगा, इसलिए प्लांक्स कांस्टेंट का आएगा। ऊपर में mL²T⁻⁻2 रहेगा, नीचे से T⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो +1 आएगा। अब यहाँ दोनों के बेस सेम है, इसलिए पावर को ऐड अप करेंगे तो -2 और +1 मिलकर -1 होगा, इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला प्लांक्स कांस्टेंट का mL⁻2 mL⁻+2 और T⁻⁻1 होगा, इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सही है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है कि ये एक्चुअली संबंधित है वोल्टेज के फॉर्मूला से। इलेक्ट्रिकल वोल्ट वर्क डन बाय चार्ज होता है जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर जब इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जाता है तो उसके द्वारा गेन्ड एनर्जी जितना वर्क डन किया जाता है वह उसके द्वारा गेन्ड काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसलिए V को KE बटा जब Q लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी Q × V होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए ली और ये V लिखा जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली ये एनर्जी का यूनिट होता है, जिसकी वैल्यू 1.602 10⁻⁻19 जूल होती है। इसलिए हमारा आंसर दशमलव के बाद एक डिजिट तक की एक्यूरेसी के लिए 1.6 10⁻⁻19 जूल होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। रेडियोधर्मी क्षय के लिए एक्सप्रेशन फॉर रेडियोएक्टिव डिके, यह फॉर्मूला होता है n = n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t। यहाँ t के लिए t लिखा गया है तो इसको सही माना जा सकता है। यहां पर n0 इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कहें या न्यूक्लियाई कहें, रेडियोएक्टिव डिके शुरू होने के समय जितना प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस एटम उसको हम n0 कहते हैं। और लैम्डा डिके कांस्टेंट है, इसको डिके कांस्टेंट कहा जाता है। और ये हमारा फॉर्मूला है, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे समय बीतता जाता है नंबर ऑफ एटम्स कम होते जाते हैं, इसलिए हमारा फॉर्मूला n = n0 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस लैम्डा t होता है। यहां पर कैपिटल T स्मॉल t के लिए दिया गया, सही है। अल्फा कण के लिए कौन सही? हमें अल्फा कण होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम का मतलब इसमें 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिला के 4 एटॉमिक मास हो गया, मास नंबर। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यह अल्फा पार्टिकल हो जाएगा डबली आयोनाइज्ड। अर्थात हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसमें 2 न्यूट्रॉन और प्लस 2 प्रोटॉन होते हैं, कारण प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर 2 इसलिए प्रोटॉन नंबर इसका 2 होगा। और तथा 4 घटाव 2 करने पर 2 न्यूट्रॉन नंबर बचेंगे, इसलिए 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल के लिए सही कॉम्बिनेशन है। आंसर ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 52, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। एक्चुअली ये बोर्स, नील बोर्स के एच एटम मॉडल से संबंधित है। उनके अनुसार किसी भी ऑर्बिट में, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू h बटा 2 पाई, h जहां प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहां पर n 1 2 3 4 5 ये ऑर्बिट नंबर है, जहां और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। यहां पर एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है mv/r sin थीटा, लेकिन H एटम मॉडल के अनुसार सर्कुलर होते हैं ऑर्बिट, और वहां पर V का एंगल R के डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री होता है, इसलिए थीटा की जगह पर 90 डिग्री भरने पर L mv/r sin 90 डिग्री लिखा जाए तो यह mv/r आता है। और एक्चुअल कॉम्बिनेशन है L इक्वल टू NH/2 पाई। ये नील बोर्स के एच एटम मॉडल के एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल के अनुसार है, इसलिए आंसर हमारा होगा ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इलेक्ट्रॉनों के समूह को ही कैथोड रे कहा जाता है, इसलिए आंसर होगा हमारा ए, इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु में उपस्थित मूल कण हैं। एक्चुअली परमाणु में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के भीतर में प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इसलिए परमाणु में अवस्थित कण कौन हो गए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स और इलेक्ट्रॉन, इसलिए आंसर होता है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से में संरक्षित होता है? हमें मालूम है किरचॉफ के फर्स्ट रूल के अनुसार किसी जंक्शन पर आने वाली और जंक्शन से जाने वाली करंट का जोड़ जीरो होता है। आने वाले करंट को प्लस और जाने वाले करंट को माइनस कहा जाता है। तीनों को जोड़ने पर जीरो आता है, अर्थात जंक्शन पर आने वाला टोटल इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है। चूंकि यहाँ पर करंट की कंटिन्यूटी बनी होती है, इसलिए जंक्शन पर हमेशा चार्ज की वैल्यू बराबर बनी रहेगी। इसलिए फर्स्ट नियम, किरचॉफ का फर्स्ट नियम आवेश संरक्षण नियम का अनुपालन करता है, अर्थात किरचॉफ फर्स्ट लॉ व्हिच इज नोन एज जंक्शन लॉ, जिसको जंक्शन का नियम कहते हैं। जंक्शन लॉ ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इज। जब कभी हम लोग सर्कुलर कॉइल में जिसकी रेडियस आर हो करंट पास करेंगे एंटी क्लॉक, तो सेंटर पर लंबवत बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसकी वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस पाई एन आई बाई आर होता है, जहां पर आर रेडियस को कहते हैं। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, लपेटन की संख्या, टर्न्स की संख्या कहा जाता है। लूप के लिए एन की वैल्यू सिंगल टर्न होने के लिए एन कही जाती है, और 2 पाई से 4 पाई को काट दें तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई बटा आर फॉर्मूला आता है। सिंगल लूप के कारण सिंगल सर्कुलर रिंग जिसमें करंट पास किया जाए, जिसमें एक लूप हो, उसका फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर होता है। ओरिजिनल फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर होता है, इसलिए आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। निम्नलिखित में कौन सही है? 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर एक्चुअली हाउस होल्ड में या कहीं भी जहां पर बिजली की खपत होती है, उसके खपत की जाने वाली एनर्जी से संबंधित है। जैसे हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, इसे एनर्जी बाय टाइम कहें तो कंज्यूम्ड एनर्जी इक्वल टू पीटी होता है, जहां पी इक्वल टू पावर और ये टाइम होता है। 1 किलोवाट आवर अर्थात पावर जब 1 किलोवाट हो, अर्थात
10 का पावर 3 वाट हो, इट मीन्स 10 का पावर 3 जूल बाई सेकेंड हो, और टी यहाँ 1 आवर हो, 1 घंटे में हम लोगों को 3600 सेकेंड 3600 सेकेंड होते हैं। इसको रखा जाए तो कंज्यूम्ड एनर्जी 10 का पावर 3 जूल बाई सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड डाला जाए तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल आंसर आता है, जिसे हम लोग 1 किलोवाट आवर कहते हैं। इसको एक बोटू बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 1 किलोवाट एनर्जी, किलोवाट आवर एनर्जी जब खपत कर दी जाएगी तो 1 बोटू अर्थात बिजली के यूनिट में 1 यूनिट खर्च होता है, जो कि 3.6 10 पावर 6 जूल होता है। इसलिए हमारा आंसर होगा ए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में कौन सही है? टेस्ला। Which of the following is correct? टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। हमें मालूम है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा कोण पर कोई कंडक्टर रखा जाए जिसमें करंट आई डायरेक्शन में पास होता हो, तो उस पर दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और इसका फॉर्मूला होता है F = BIL sin थीटा। बेसिक फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा, जो कि वेक्टोरियल फॉर्मेट में लिखा जाए तो IL क्रॉस B होता है। तो यहां से देखा जाए तो B की वैल्यू F बटा IL sin थीटा होता है। sin थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, वैल्यू होती है। फोर्स के लिए न्यूटन रखा जाए, करंट के लिए एम्पियर रखा जाए, और एल के लिए मीटर रखा जाए, अर्थात और जिसे 1 टेस्ला कहते हैं, इसलिए 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होगा। इसलिए हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हम आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। हमें मालूम है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ने पर वोल्ट मीटर बनता है, और करंट गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, इसलिए इसमें उतना ही करंट पास होना चाहिए जितना गैल्वेनोमीटर बर्दाश्त करे। गैल्वेनिक करंट के बराबर करंट पास करने पर यह डिफ्लेक्शन शो करता है और वोल्टेज बताता है किसी भी सर्किट में। और वोल्टमीटर को किसी भी सर्किट के पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल में जोड़े जाने पर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस घटता है, तो वोल्टमीटर से भी कुछ करंट पास करते हैं। आइडियल वोल्टमीटर को तब माना जाए जब इससे कोई करंट पास न करे, और तभी संभव है जब इसका रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का इन्फिनिटी हो। इसलिए आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। एमीटर की धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता एक्चुअली करंट सेंसिटिविटी सिग्मा आई थीटा बटा करंट होता है, जहां पर आमीटर में करंट के लिए कितने एंगल से ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उस एंगल में करंट के मान से भाग दिया जाए तो थीटा बाई आई से एमीटर की करंट सेंसिटिविटी दिखाई पड़ेगी। इसलिए आंसर हमारा होगा ए। स्वप्रेरकत्व का यूनिट हेनरी होता है, सभी को मालूम है। स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला यहां से देखा जाए तो E = -L di/dt। यह इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है। जब किसी प्रेरक कुंडली से सोलेनॉइड से करंट पास करता है तो बदलते करंट के खिलाफ जब इसमें जो विरोध उत्पन्न होता है, उस विरोध के खिलाफ इसमें इंडक्शन से ईएमएफ जनरेट होता है। वह फॉर्मूला L di/dt होता है। मैग्नीट्यूड देखा जाए तो माइनस साइन हटेगा तो L di/dt होता है। यहां से सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला E बटा di/dt होता है। यहां से E dt/I होगा। तो यूनिट देखा जाए E के लिए वोल्ट, T के लिए सेकेंड और I के लिए एम्पियर डाला जाएगा। वोल्ट सेकेंड वेबर होता है और एम्पियर होता है। वेबर बाई एम्पियर को हम लोग हेनरी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में वोल्ट बाई एम्पियर ओम होता है।
ओम सेकंड को भी हम लोग हेनरी कहते हैं, इसलिए स्व प्रेरण का अर्थात सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होना है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्टरनेटिंग करंट? हमें मालूम है आरएमएस करंट जिसे इंस्टेंटेनियस करंट भी कहा जाता है, जिसे इंस्टेंटेनियस करंट भी कहा जाता है, ये पीक करंट आई नॉट बटा √2 होता है। 1/√2 की वैल्यू 1/1.414 करने पर 0.707 आती है, इसलिए आई आरएमएस 0.707 आई नॉट पीक वैल्यू का 70.7% और पीक करंट को हम लोग आरएमएस करंट कहते हैं, इसलिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस? किसी एसी सर्किट में जब कोई सोलेनॉइड लगा होता है तो अल्टरनेटिव करंट के लिए इस सोलेनॉइड के द्वारा जितना ऑपोजिशन क्रिएट किया जाता है उसे हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्शन के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है इसको एक्सल। इसका फॉर्मूला ओमेगा एल होता है, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है एसी की, जिसे 2 पाई न्यू से रिप्रेजेंट करता है, और एल उसका सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरकत्व तो होता है। ये फॉर्मूला इसको ऐसे भी लिखा सकता है 2 पाई न्यू एल, और मालूम है कि न्यू 1 बाई टाइम पीरियड होता है, इसलिए 2 पाई बाई टी है, इसलिए इसको 2 पाई एल बाई टी भी लिखा सकता है, इसलिए हमारा आंसर होता है एक्सल इक्वल टू ओमेगा एल। ये फॉर्मूला ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारित्रीय प्रतिघात होता है। मान लिया जाए कि किसी सर्किट में अल्टरनेटिव करंट सर्किट में कोई कैपेसिटर लगा है केवल, तो इसका प्रतिघात मतलब क्या हुआ? यहां पर मतलब वही हुआ, संधारित्र के द्वारा कैपेसिटर के द्वारा एसी को जो ऑपोजिशन क्रिएट किया जाता है उसे धारित्रीय प्रतिघात अर्थात कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी कहते हैं। इसकी वैल्यू 1/ω_c आती है, जहां पर c इसकी धारिता अर्थात कैपेसिटेंस होती है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा के लिए जब 2 पाई न्यू लिखेंगे तो 2 पाई न्यू सी होगा, और जब न्यू की जब 1/t भरेंगे तो t बटा 2 पाई c भी होगा धारित्रीय प्रतिघात के लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए। तो हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए एक्सी इसका 1/ω_c होगा, तो ऑप्शन जाएगा एक्सी बराबर 1/ω_c। एलआर परिपथ का प्रतिबाधा, एक्चुअली प्रतिबाधा मींस इंपीडेंस। इंपीडेंस जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू फॉर्मूला होता है R² जोड़ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। चूंकि सर्किट में केवल एल और आर लगे हैं इसलिए एक्सी होगा 0, इसलिए एलआर परिपथ के लिए जिसमें केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कॉइल लगा हो, तो इसके लिए इंपीडेंस का वैल्यू R² इंटू XL² आएगा, और चूंकि एक्सएल को ओमेगा एल लिखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है इसको, R² जोड़ ω² L² अंडर रूट होगा, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट इन अल्टरनेटिंग सर्किट। अभी हमने जाना है कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में आरएमएस करंट को ही इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, जो कि पीक करंट आई नॉट बटा √2 होता है। यहां से पीक करंट आई नॉट √2 इंटू आई आरएमएस या आई इंस्टेंटेनियस होगा, इंस्टेंटेनियस। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस करंट के लिए मान भरेंगे उसी प्रकार इंस्टेंटेनियस ईएमएफ या आरएमएस ईएमएफ पीक ईएमएफ बटा √2 होता है। यहां से पीक ईएमएफ की जगह पर √2 इंटू ईआरएमएस लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में ईआरएमएस का वैल्यू या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का वैल्यू 220 वोल्ट दिया है, इसलिए पीक ईएमएफ होगा √2 इंटू 220 वोल्ट
इट मीन्स 220 रूट भी रूट 2 भी 220 अंडर 2 वोल्ट शिखर मान अर्थात पीक ईएमएफ होना है। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67। धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा मीन्स मैग्नेटिक एनर्जी इन ए करंट कैरिंग इंडक्टर। इंडक्टेंस मीन्स इंडक्शन कॉइल। जब कभी भी इससे अल्टरनेटिंग करंट पास होता है, अल्टरनेटिंग करंट में होने वाले चेंजेस के कारण यह उसका चेंज का अपोजिशन करती। चेंज का अपोजिशन के क्रम में कुछ वर्क डन होता है, मैग्नेटिक वर्क होता है। यह मैग्नेटिक वर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, जिसे Li²/2 कहते हैं। और टोटल मैक्सिमम एनर्जी कहा जाए तो Li02/2 होगा, जहां पर I0 पीक एसी की वैल्यू होती है। इसलिए आंसर हमारा होता है सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अभी हमें पहले जाना है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए थीटा डायरेक्शन पर रखे गए किसी कंडक्टर से आई करंट पास करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है जो दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, और इसकी वैल्यू Fm = ILB sin थीटा होती है वेक्टोरियल फॉर्मेट में। इसको मैग्नेटिक फोर्स Fm = ILB sin थीटा n लिखते हैं। इसको जब टोटल वेक्टोरियल फॉर्मेट में लिखा जाए वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में, IL क्रॉस भी फॉर्मूला आता है। इसलिए आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? Which of the following is correct for the expression of electric power? हमें मालूम है पावर = वर्क बाय टी होता है, जहां वर्क एनर्जी बाय टी होगा लिखा जाएगा। वर्क बाय टी के लिए हमें मालूम है कि जब आई करंट आर रेजिस्टेंस से टी समय तक पास करे तो टोटल प्रोड्यूस हीट एनर्जी I² होती। यहां से पावर में हीट एनर्जी की जगह पर I² रखा जाए, नीचे टी से डिवाइड किया जाए तो I² आता है। और जब यहां पर I² आता है तो हमें मालूम है कि ओम के नियम से V = IR होता है। I के लिए जब हम V/R रखेंगे तो यहाँ पर I² की जगह पर V²/R² होगा, और यहाँ R है तो R से एक R काटेंगे तो V²/R फॉर्मूला आएगा हमारा। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा, जो V²/R होता है। ऑप्शन नंबर सी। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। एक्चुअली रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है 1/, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ह्यूमन आई के लिए इसकी वैल्यू 1 मिनट आती है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किसी भी ऑब्जेक्ट के इन दो नियरेस्ट पॉइंट के बीच में, किसी भी ऑब्जेक्ट के दोनों किनारों के बीच में न्यूनतम सेपरेबल डिस्टेंस, वह मिनिमम डिस्टेंस जिस पर वो दोनों किनारे सब्जेक्ट दोनों किनारे स्पष्ट देखे जा सके, उसे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। और इसके रेसिप्रोकल को रिजॉल्विंग पावर कहा जाता है। रिजॉल्विंग पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आई लेंस भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, उसकी वह शक्ति है जिसके द्वारा वह किसी भी नियरेस्ट 2 पॉइंट के इमेज को आसानी से डिस्टिंक्टली अलग अलग देख सकता है, उसे रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। और वह लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जहां पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उस 2 पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट के दोनों किनारों के बीच की वह मिनिमम डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर दोनों किनारे या दोनों पॉइंट स्पष्टता एक दूसरे से अलग अलग देखे जा सकें। इसलिए आंसर हमारा जाता है ऑप्शन नंबर बी। मिनट में 1 भी होता है। तो हम लोगों ने
इस वीडियो में मॉडल 2022 के मॉडल सेट के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के मॉडल सेट के टोटल 70 क्वेश्चन में से 36 से 70 तक का आंसर निकाला है। इसके पहले के वीडियो में 1 से 35 तक आंसर दिए जा चुके हैं। इस 1 से 35 तक के लिए इसके पहले वाले वीडियो को देखें। थैंक यू। इंतजार करें नेक्स्ट वीडियोस का। चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आएंगे जिसके द्वारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में सहायता मिलेगी।